27 साल की प्रियंका अपने पति के साथ सिलवटे वाले इसी बिस्तर पर बैठी होती और कहती है कि तुम काले हो, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस वाहियात है, मुझे एक हॉट और हैंडसम पति की जरूरत है जो अमीर हो और जिसे कपड़े पहनने आते हो, मुझे पिक्चर दिखाता हो, मुझे घुमाता हो और इसके बाद वो अपने पति की खोपड़ी खोलकर उसकी हत्या कर देती है। घर पे पड़े 15 लाख रुपए को वो डकार जाती है और पुलिस के सामने इस तरीके से हीरोइन वाली एक्टिंग करती है कि तमाम बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइन इस बीवी के सामने नतमस्तक होके उसके पैरों को चूमने पर मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके की इसने जो एक्टिंग की है उसमें एक बार पुलिस भी चकमा खा गई थी कि बीवी तो नादान है, मासूम है, लेकिन जब पर्दे खुलना शुरू होती हैं तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए दिखाएंगे आपको रियल क्राइम सीन, जहां पर एक बीवी अपने पति को मारने के बाद किस तरीके की एक्टिंग कर रही है। देखिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव फुटेज। यहाँ पे कौन कौन सो रहा था? उसकी मिसेस हाँ और वो हाँ और यहाँ पे उसकी मम्मी और उसकी बहन सो रही थी। हाँ। ये पीछे का ये वाला खुला था, ये उनका रूम है। ये पीछे वाला गेट खुला था, ये अलमारी वगैरह सब बिखेर रखे थे। ये इधर ये पीछे पूरा खुला है, हो सकता है कि इधर से भी कूद के आ गए हों। ये पीछे का गेट खुला था तो इसको उसकी मिसेस को बांध दी थी उन्होंने। ये मंदिर और इसकी दोनों की छत एक है तो ये ऊपर से चढ़ के भी आ सकता है। यहाँ पे कौन सोता है? हाँ, यहाँ पे उसकी मम्मी और ये सोते हैं। ये उन दोनों का रूम है। घर में ये वो एक ही लड़का है, बाकी तीनों लेडीज है। क्या लेके गए? कुछ लेके गए क्या? ये अपनी गोकुल वाली गाड़ी लेके गए। हैं? नहीं, ये यहाँ से यहाँ से वो लड़की बताई रकम वगैरह सब निकाल ली उन्होंने। सब निकाल लिया उन्होंने सब। उसको खतरनाक तरीके से चोट पहुंचाई है सर लड़के को। यहाँ ये कौन है? ये उसकी मिसेस है। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को दो दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। काय से थे? कुछ था क्या? डंडा वंडा हथियार थे हथियार उनके पास। मारा काय से? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा हुआ है। वो इधर कब मारा मेरे को तो उधर बांधा था बेड चाकू पे। से मारा हुआ है। ये इतना पूरा काट दिया। कहने लग गया तू
देखा आपने, मोहतरमा की एक्टिंग तो अच्छी थी क्योंकि घर वाले भी एक बार को सोच में पड़ गए कि बेचारी हमारी बहू के साथ क्या हो गया। रात को, आधी रात को घुसकर बदमाशों ने हमारी बहू को मार दिया और हमारे बेटे की ज़िंदगी छीन ली। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यही प्रियंका जो रो रो कर, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, जो एक एक कहानी बता रही है, जो बार बार दीवार को पकड़कर सहारा लेने की कोशिश कर रही है, वही प्रियंका मास्टरमाइंड है। सारा गेम प्लान उसी का है और उसी ने षड्यंत्र रचाया कि किस तरीके से अपने ही पति को मौत के घाट उतारना है। अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक से एक तस्वीरें देखिए, कहीं पर शादी के बाद फ़ोटो खिंचवाई जा रही हैं, कहीं पर बर्थडे जो आ रहा है उसका केक काटा जा रहा है, बिस्तर पर बैठी हुई। और सोचिए, इसी बेड पर इसने अपने पति का कत्ल कर दिया और इसके हाथ तक नहीं कांपे, इसके दिल में ज़रा सी भी दया नहीं आई कि ये किसी के घर के बेटे की, आप यूँ समझिए, उसको मौत के घाट उतार रही है। अब प्रियंका ने ऐसा क्यों किया, कौन थी प्रियंका, कहाँ से आई, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जो क्राइम सीन है इसको समझना होगा और किस तरह से प्रियंका ने इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए, प्रियंका का एक बॉयफ्रेंड था, उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो प्रियंका थी वो धीरे धीरे, जब उसकी शादी देवकृष्ण से होती है तो प्यार उसे किसी और से हो जाता है और वो देवकृष्ण को पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि देवकृष्ण को बार बार कहती कि देखो, तुम काले हो, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम मुझे लग्जरी की लाइफ नहीं देते हो, तुम मुझे घुमाने नहीं ले जाते हो और मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, मैं अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। अब ये सारी चीज़ें घर वालों को पता लगी, सब चीज़ें होती हैं तो चीज़ें बिगड़ती जाती, विवाद होता है। और तब प्रियंका ठानती अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कि उसे अपने ही पति देवकृष्ण को मौत के घाट उतारना है। अब आप ये जो देख रहे हैं ना, बिखरा हुआ सामान, ये अलमारी, ये बिस्तर, ये सारा स्वांग प्रियंका का रचाया है। उसने एक एक सामान को अलमारी से निकाल कर बाहर फेंका है, कपड़े बाहर बिखराए हैं, बिस्तर जो उसकी चादर होती है उसको खींचा है, कुर्सियाँ नीचे फेंकी, सारी की सारी चीज़ें प्रियंका ने की। और सोचिए, उसी कमरे के अंदर जब उसके पति की मौत हो जाती है तो अपने बॉयफ्रेंड, जो 2 बच्चों का बाप है, उसके साथ वो रिलेशन बनाती है, उसके साथ वो संबंध कायम करती है उसी कमरे में, और उसके बाद चीखना चिल्लाना शुरू करती है। दरअसल जो प्रियंका और उसका बॉयफ्रेंड है कमलेश, ये एक आदमी जिसका नाम सुरेंद्र है उसको हायर करते हैं और कहते हैं कि देखो, मेरे पति को रास्ते से हटाना है। प्रियंका बाकायदा तस्वीर देती है और कहती है कि इसके लिए पूरी प्लानिंग करो, और मैंने सुना है कि तुम ऐसे चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा तुम्हारा नाम है, तुम पहले भी ये सब चीज़ें कर चुके हो, जेल से भी छूट के आ चुके हो, तो ऐसे में तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। अब सुरेंद्र जो है वो कहता है कि ठीक है, 1 लाख मुझे दे दीजिए, मैं तुरंत आपके पति को रास्ते से हटा दूंगा और वो आपके जीवन का जो कांटा है वो हट जाएगा। अब होता ये है कि जो सुरेंद्र है उसको बाकायदा सुपारी दी जाती है, लगातार रेकी होती है। प्रियंका बताती है किस वक्त उसका पति कहाँ पर मौजूद है, कब वो काम पर जा रहा है, कब घर पर आ रहा है, रात में कितने लोग किस कमरे में सोते हैं, हर एक चीज़ की तस्वीर जो है प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है। और जो बॉयफ्रेंड कमलेश था वो सुरेंद्र, यानी कि जो सुपारी किलर था, उसको भेजता रहता। अब तारीख तय हुई थी 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को प्रियंका का पति जब सो जाता है, यानी कि देवकृष्ण जब सो जाता है इस बिस्तर पर, तब प्रियंका ने प्लानिंग की थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड और उसके जो साथी, जो सुपारी किलर, उसे बुलाकर अपने पति का कत्ल करवाएगी। लेकिन यहाँ पर सुरेंद्र, यानी जो सुपारी किलर, उसे कुछ काम पड़ जाता है और प्रियंका से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारा काम अभी नहीं कर सकता। इस पर ये जो प्रियंका है ये चिढ़ जाती है और बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द अपने पति को रास्ते से हटाना है, अगर वो इस ज़िंदगी से नहीं गया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और इसके बाद वो सुपारी किलर से कहती कि मुझे सारे पैसे वापस करो, जो मैंने तुम्हें 50,000 रुपये दिए वो वापस करो, और आगे मैं अब कोई पैसे नहीं दूंगी। सुपारी किलर कहता है कि आप परेशान मत हो मैडम, बस मेरा छोटा सा काम है, आप 3-4 दिन रुक जाइए, मैं आपको डेट फाइनल करके बताता हूँ। सोचिए, ये सारी बातें वो एक सुपारी किलर से कर रही है और डेट फाइनल करने की बात करिए, कोई शादी ब्याह की डेट नहीं फाइनल हो रही है, कोई अच्छे काम की डेट नहीं फाइनल हो रही है, अपने पति के मर्डर की जो प्लानिंग है उसके लिए एक डेट को फाइनल किया जा रहा है। और फिर 7 अप्रैल को बाकायदा वो तारीख फाइनल होती है। और अब सुनिए, इस घर के अंदर किस तरीके से जो पत्नी है किस तरह से स्वांग रचती है और कैसे कैसे कातिलों को अपने घर में बुलाती है। अब होता यह है कि 7 तारीख को अपने पति को ये खाना खिलाती है, घर में सब लोग सोने चले जाते हैं, तो सबके कमरे में जा जाकर चेक करती है। जो उसकी जो सासू माँ थी और इसकी जो ननद थी वो दूसरे कमरे में सो रहे थे। सबसे पहले आधी रात को उनका दरवाज़ा खोलती है, चेक करती है कि उनकी नींद खुल तो नहीं रही हल्की सी भी। और जब इसे पता लगता है कि वो लोग अच्छे से सो रहे हैं, ये अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, इन्फॉर्म करती है कि मेरे घर में मेरे पति भी सो गए हैं, मम्मी भी सो गई हैं, और जो बहन है वो भी सो गई है, अब तुम लोग आ सकते हो। समय बीतता है, रात बढ़ती जाती है, और फिर इसने क्या किया था, ढोंग के लिए जो पूरा कमरा, दरवाज़ा जो होता है मेन गेट, उसको खुला छोड़ दिया था, ताकि आराम से जो इसका बॉयफ्रेंड और इस जो
कातिल है वो अंदर घुस सके, यानी कि सुपारी किलर। और होता भी यही है, क्योंकि दरवाज़ा खुला था तो बड़ी आराम से अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ से प्रियंका की सारी आप कहानी सुनिएगा। ये प्रियंका क्या करती है, जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड आता है उसको इशारा करती है कि मेरा जो पति है वो उस कमरे में सो रहा है, और अपने बॉयफ्रेंड और सुपारी किलर दोनों को उस कमरे में भेजती है बड़े आराम से, और बाहर से कमरे को बंद करती है। फिर दूसरे कमरे में चली जाती है, क्योंकि इसको ये भी चीज़ थी कि कहीं अगर बाई चांस किसी की आँख खुल गई तो मैं सामने ना आ पाऊँ, कल को हमारे पास और ज़्यादा ऑप्शन रहने चाहिए। अब जैसे ही जो ये बॉयफ्रेंड है ये अंदर दाखिल होता है, देखता है कि उसका पति जो कृष्णदेव है वो बिस्तर पर इसी बेड के ऊपर सो रहा है। वो ना आव देखता है ना ताव। सुपारी किलर ने एक दाव पकड़ा हुआ था, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ऐसा कुछ दाव होता है। इसी दाव से, इसी धारदार हथियार से सीधे तौर पर जो देव कृष्ण था, जो पति था प्रियंका का, उसके सिर पर जोरदार वार किया जाता है। इतनी जोरदार वार किया जाता है कि सोचिए वो सोता हुआ आदमी चीख भी नहीं पाता, उसे एक मौका तक नहीं मिलता, एक ही बार में जो उसकी सांसें हैं वो टूट जाती हैं। अब ये सारी चीज़ हो जाने के बाद जो बॉयफ्रेंड है वो प्रियंका को बुलाता है दूसरे कमरे से। अब सोचिए पति का कत्ल हो चुका है, लेकिन ये प्रियंका उसी कमरे के अंदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन कायम कर रही होती है, हम बिस्तर हो रही होती है। वो क्यों हो रही है वो भी हम आपको बताएंगे, किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये हो जाने के बाद बाकायदा प्रियंका अपनी अगली चाल चलती है। ये अलमारी खोलती है, अलमारी से सारा सामान जो है उसे बिखेरना शुरू करती है, हर सामान को इधर उधर फेंकती है, चद्दर थोड़ा सा मतलब बिखारती है, और हर एक चीज़ को ऐसा दिखाती है कि बहुत बड़ी कोई लूट हो गई है। और तो और यूँ सोचिए 15 लाख के गहने, कैश, ये सारी चीज़ें गायब करने की कोशिश जो है वो प्रियंका करती है। अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको तस्वीर दिखा ना अलमारी की, सब प्रियंका का किया गया। और इसके बाद ये अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि सारा काम हो गया है, अब तुम मुझे बांध दो। और यही बॉयफ्रेंड, जो बॉयफ्रेंड है प्रियंका का, जिस पर ये मर मिटी थी, जिसके लिए इसने अपने पति का कत्ल किया, वो उसके हाथ पैर को बांधता है। अब हाथ पैर जब इस प्रियंका के बांधे जा रहे थे, उतने में ही वो इशारा करती है कि छत की तरफ से तुम लोग भाग जाओ, क्योंकि अगली जो आपने आगे वीडियो देखा था उसमें लोग कह रहे हैं कि जो 2 छत हैं वो हो सकता है जो सटी हुई हैं, और इसी वजह से ऊपर से वो लोग आए हों। तो वो उसी छत की तरफ इशारा करती है प्रियंका, और कहती है कि वहाँ से तुम लोग भागो, मैं चिल्लाना शुरू करती हूँ। और ये जो सुपारी किलर ये जो था, ये फ़ौरन करके ऊपर छत पे भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जीने चढ़ रहे होते प्रियंका चिल्लाना शुरू करती है, बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी उजड़ गई। इस तरह से नाटक करती है, और फ़ौरन जो दूसरे कमरे में बहन यानी ननद सो रही थी इसकी, और जो सासू माँ सो रही थी, बाहर निकलते, और वो देख के हक्के बक्के रह जाते कि क्या हो गया। वो फ़ौरन प्रियंका के पास जाते, क्योंकि प्रियंका उस वक्त आंगन में थी, जो आप जहाँ पर इस वक्त बैठ कर बातें कर रही है, और अंदर कमरा है, तो उसके आंगन में वो बंधी हुई पड़ी हुई थी, और बार बार चिल्ला रही थी कि मेरे पति को बचाओ, उन्होंने मार दिया मार दिया। और जैसे ही जो सासू माँ और जो बहन थी वो अंदर जाकर देखती है, तो देखती है कि जो पति था, यानी कि जो उनका बेटा था उस घर का, वो औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ा हुआ, और जैसे उसे हटाते हैं पूरा खून ही खून, बिस्तर पर पूरा खून ही खून। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद माँ के होश उड़ जाते हैं। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आधी रात को हुआ तो ये सारी चीज़ें हुई कैसे। और इसके बाद जब पुलिस को बुलाया जाता है, तो ये जो पूरा ड्रामा आप देख रहे हैं, जो एक पत्नी रोते हुए करी, इसके हाथ पैर खोले जाते हैं, इससे पूछा जाता है, इसको सांत्वना दी जाती है, क्योंकि सबको लग रहा था इसी की आंखों के सामने इसके पति का कत्ल कर दिया गया। और जब इससे पूछा गया तो ये सारी कहानी बताती है, कि एक चीज़ बताती है कि वो लोग आए, यहाँ से भाग कर आए, और उसने मेरे पति को मार दिया। अब आप आगे समझिए कि आखिर पुलिस को किन ऐसी चीज़ों पर शक हुआ, प्रियंका पर कौन सी वो चीज़ें थी, और आखिर प्रियंका की असली कहानी है क्या, कब इसकी शादी हुई थी, और देवकृष्ण से अगर इसकी शादी हुई तो इसे प्यार कमलेश से क्या हुआ, और कौन सी ऐसी और भी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए जो प्रियंका है वो कानून के शिकंजे में फंस गई। कहानी बिल्कुल फिल्मी लिखी गई थी, और इस कहानी में जो हीरोइन के तौर पर जो एक्टिंग करना था बहू को बखूबी कर रही थी। लेकिन बहू की जो एक्टिंग थी वो थोड़ी सी नादानी में तब्दील हो जाती है जब वो देखती है कि खाकी वर्दी वाले धड़धड़ाते हुए घर के अंदर पहुंच चुके हैं, और इसके बाद वो एक के बाद एक मनगढ़ंत कहानी बनाती है। और यहाँ पर जब परिवार वालों से पूछा जाता है कि आपको किस तरीके की आवाज़ आ रही थी, तो खुद देवकृष्ण हैं, उनकी बहन का ये कहना है कि देखिए हमें लगा, क्योंकि जो मियाँ बीवी अक्सर झगड़ा करते थे और देर रात हो चुकी थी और उस रोज भी झगड़ा हो रहा था, और इसी को रोकने के इरादे से ये और उनकी माता जी जब कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि जो देवकृष्ण है
वो अपने पेट के बल लेटा हुआ है। पहली नजर में देख के ये लगा कि वो सो रहा है, लेकिन जब उनकी नजर पड़ती है कि फ्लोर पर खून ही खून फैला है तब उन्हें शक होता है और जैसे ही बॉडी को पलटा जाता है पता लगता है कि तेज धारदार हथियार से उसे काटने की कोशिश की गई है। भागे भागे जहां से आवाज आ रही थी बहू के पास जब पहुंचते हैं बहन और जो मां, तो देखती कि बहू के हाथ पैर बांधे हुए हैं। अब ये पूरी कहानी मध्य प्रदेश की पुलिस को बताई जाती है और खास तौर पे इंदौर की पुलिस को बताई जाती है। इंदौर पुलिस जब लाश का मुआयना करती है, अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करती है, फॉरेंसिक को बुलाया जाता है, तो जो कहानी प्रियंका ने बताया कि एक चोर आया, चोरों ने चुराया, चोरों ने तो 15 लाख के गहने चुरा लिए, 50,000 रुपए नकद लेके भाग गए। सोची जिसके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया वो गहनों का हिसाब बता रही है पुलिस के आते ही। तो सबसे पहला शक ये गया कि इसे तो अपने पति की मौत पर रोना चाहिए था, ये तो एक्टिंग क्यों कर रही है, और सीधा हिसाब किताब देना शुरू कर दिया। पहला शक। दूसरा शक क्या जाता है कि जब लाश का मुआयना किया गया तो देखा गया कि जो हथियार है उसे इस तरीके से मारा गया है कि लुटेरे चाहते थे या जो चोर थे वो चाहते थे कि इस देवकृष्ण की मौत सुनिश्चित हो जाए और जानबूझकर बहुत ही करीब से और बहुत ही दम लगाकर मारा गया है, जिससे जो खोपड़ी थी खुल जाती है, शरीर पर अलग जा जो चोट के निशान थे वो ऐसा नहीं था कि कोई चोरी करने आया और किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसे धक्का दिया और हथियार लग गया। क्योंकि अगर मान लीजिए चोर भी आता है, अगर वो मारेगा तो एक बार मारा तो थोड़ा सा कट आया, लेकिन जो चोट की जो निशान थे वो बहुत ज्यादा गहरे थे, मानो जानबूझकर नींद में मारने की कोशिश की गई थी और उसमें चोर और डकैत कामयाब हो चुके थे। अब इसके बाद जो घाव का जो निशान था फॉरेंसिक टीम ने उसी वक्त बताया कि सर 12 इंच का निशान है। 12 इंच कितना होता है? 6 इंच का लगभग 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है जो आपके बच्चे इस्तेमाल करते होंगे या स्कूल में जो पढ़ने वाले जो बच्चे इस्तेमाल करते 15 सेंटीमीटर का, या मेरी हथेली इसके दुगना लगा लीजिए, इतना गहरा निशान था जो डीप उसकी बॉडी में था। मतलब किसी ने पहले मारा फिर उसके जो दाव था उसे और जोर से दबा दिया अंदर ताकि जो घाव है अंदर चले जाए। वो तो काटना चाहता था लेकिन हड्डियों ने उस दाव को रोक लिया, नहीं तो दोनों हिस्सों को अलग करना चाहता था। जब पुलिस ने ये देखा तो पुलिस को लगा कि बीवी बता रही है, पैसों का हिसाब दे रही है, यहां पे जो चोर जो डकैत है इतने ज्यादा हथियारे हैं कि उन्हें पता था कि काटना कैसे है। इसके बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो चोरी की वारदात को दिखाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, एक्टिंग चली रही थी दूसरे कमरे में। फिर वो क्या देखते हैं कि कमरे में जो एक लड़के और लड़की हैं जो आपस में जो संबंध बनाते हैं उसके कुछ सबूत अंश पड़े हुए थे उस घर के अंदर। जब पुलिस इसको देखती है तो फिर पूछती है बीवी से कि क्या आपके और आपके पति में कोई संबंध थे, या आपने उस वक्त जब ये सारी चीजें कर रहे थे जो मियाँ बीवी के बीच में होती है तो क्या उस वक्त चोर आया था। फिर कहानी बदल दी जाती है। अब प्रियंका अपनी कहानी जिस तरीके से बदल रही थी पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने चोर को तो भेज दिया छत के सहारे, अपने बॉयफ्रेंड को भेजा घर के सहारे। अब यहां पर वो इस चीज को साबित नहीं कर पा रही थी। अब यहां पर जब ये सारी चीजें पुलिस मुआयना करती है, पुलिस को शक जाता है कि इस बीवी के दाल में कुछ काला है, इसी तो पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। तो इससे पहले पुलिस ने अपना काम करते हुए पता लगाने की कोशिश की कि जो बीवी है, जो प्रियंका है, जो 27 साल की है, उसकी शादी कब हुई थी। तो पता लगा कि 2015 में इसकी शादी हुई थी, तब इसकी उम्र 17 साल थी, 17 ईयर्स थी, नाबालिग थी। और जब शादी हो गई तो अगले 5 सालों तक ये ससुराल नहीं आई थी, मायके में ही रहती थी 2015 से 2020 तक। लेकिन मायके में रहते हुए शादी होने के बाद इसे मोहब्बत हो जाती है अपने ही 8 साल बड़े बॉयफ्रेंड से, जो कि कमलेश था, 2 बच्चों का बाप था। लेकिन बावजूद इसके जब ये 19 साल की होती है, जब ये जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, तो इसे मोहब्बत हो जाती है कमलेश से। अब यहां पर कमलेश और जो इनकी जो केमिस्ट्री थी दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही थी। अब यहां पर जब 2020 में से कहा जाता है कि देखो तुम्हारी शादी हो चुकी, तुम 23 साल की हो चुकी हो, तुम्हें ससुराल जाना पड़ेगा, तो प्रियंका कहती कि मैं जिस शख्स को जानती नहीं मैं उसके साथ क्यों जाऊं, मैं उसे प्यार नहीं करती हूं, मुझे आप फोर्स मत करो। लेकिन परिवार के दबाव में प्रियंका चली जाती है देवकृष्ण के पास। 2020 का ये पूरा वाकया था। 2020 में आने के बाद ये अक्सर अपने पति को रोकती थी, टोकती थी, जलील करती थी और कहती थी कि तुम काले हो, तुम्हारे कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, तुम पैसे अच्छे नहीं कमाते, तुम तो मुझे कहीं घुमाने लेके नहीं जाते, नहीं शॉपिंग करवाते हो। जो अपने से बन पाता उसे जलील करती और कहती कि मुझे
तलाक दे दो। जब ये पूरी बात देवकृष्ण को पता लगती, देवकृष्ण अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करता और देवकृष्ण की भी अपनी एक कहानी है। दरअसल देवकृष्ण की जो पिता 1997 इनकी जन्म हुआ था, 2 साल बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और परिवार की देखभाल करने का काम ये बखूबी अपने सिर पर उठाकर करते थे। आसपास के मोहल्लों में किसी से झगड़ा नहीं करते थे और शांति बनाए रखने की घर से लेकर मोहल्ले में भी कोशिश करते थे। खुद का बिजनेस भी था और फल फूल भी रहा था। इंदौर से सामान लाकर धर वाला जो इलाका था वहां पर ये सामान बेचते भी थे। और परिवार में बहन और माँ और खुद जो लड़का है ये तीनों ही रहते थे। जब बीवी आई तो 1 पुरुष और 3 महिलाएं, जिस तरीके से आपने शुरुआत में वीडियो में सुना होगा कि क्या घर पे कितने लोग रहते थे, तो 1 जेंट्स और 3 लेडीज रहती थी। जब ये सारी चीजें जब ये आती है बहू, तो बहू को लगता है कि इस घर पे तो 2-2 औरतें रहती हैं, मैं तो इन्हें अच्छे तरीके से काबू कर सकती हूं। और जब झगड़ा बढ़ जाता तो ये सास और बहन को ये कहती कि मैंने उस वक्त गुस्से में कह दिया था, मैं अपने दिल से बातें नहीं कह रही थी कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे इनसे दूरी चाहिए, मैं तो बस मजाक मजाक में सारी चीज़ें कह रही थी। अब जो ससुराल वाले भी हैं वो भी अपनी बहू से तंग आ चुके थे, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन एक रोज़ झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद देवकृष्ण और जो प्रियंका दोनों सोचते हैं कि हमें अलग हो जाना चाहिए, लेकिन प्रियंका सामान उठाकर मायके चली जाती है और 2 से 2.5 साल अपने मायके में ही रहती है। और जो ससुराल और फिर मायके में एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, बहुत सारे शर्तों के साथ मान मनोवल होता है। और उसमें जो प्रियंका कहती है कि आप सब मेरे लिए ब्यूटी पार्लर खोल के दोगे। और जिस तरीके से जब ससुराल में थी तो देवकृष्ण की बहन ने एक चैट पढ़ लिया था कमलेश और प्रियंका के बीच में, जहां से और जब बात ज्यादा बिगड़ चुकी थी और इसी बात को दबाने के लिए मायके गई हुई थी। तो मायके से फोन पर कहती कि देखो पिछली बार तो आपने मेरा फोन पकड़ लिया था कि मैं कमलेश से बात कर रही हूं, आप लोगों को मुझ पर शक था, तो इस बार वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा फोन मेरे पास रहेगा, कोई मेरा फोन चेक नहीं करेगा, मैं जहां चाहूं जैसे चाहूं वहां पे जा सकती हूं। और रोज सुबह मुझे कोई उठने पर मजबूर नहीं करेगा कि सुबह उठकर पूजा पाठ करो, झाड़ू पोछा करो, मैं जब चाहूं जैसे चाहूं वैसे उठ सकती हूं। अब देवकृष्ण जिसकी समाज में इज्जत है, वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए कहता है कि ठीक है मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, घर पर आ जाओ। क्योंकि आसपास के मोहल्ले वाले पूछ रहे हैं कि शादी के बाद बहू अपने मायके में अगर इतने इतने लंबे समय तक रहेगी तो ये घर के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इतना सुनने के बाद ये प्रियंका वापस आ जाती है। सुबह 10-11 बजे से पहले उठती नहीं है। और जो सासू माँ है, जो बहन है, वो एक तरीके से इसे टोकती भी नहीं थी, क्योंकि अगर इसे टोका तो घर में कलेश हो जाता। कलेश होता तो आसपास के 3-4 घरों को पता लग जाता कि प्रियंका ने आज फिर से कोहराम मचा दिया है, चिल्लम चिल्ली हो रही है, घर पे झगड़े हो रहे हैं। और इसी झगड़ों से बचने के लिए परिवार में कोई इसे रोकता टोकता बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बावजूद इसके ये फिर से कमलेश के साथ फोन पर बात करते हुए पकड़ी जाती है। और जब ये सारी चीजें पता लगती हैं तो झगड़ा बढ़ता है। तो ये जो प्रियंका है, जो 27 साल की प्रियंका है, अपने 29 साल के पति को कॉलर से पकड़कर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। जब ये सारी बात मायके वालों को बताई जाती है तो मायके वाले कहते हैं कि आप बेकार में शक कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बेटी तो सुशील है, मासूम है, आप बस उसकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, वो ऐसी चीजें नहीं कर सकती हैं। मायके वालों को कम से कम 3 से 4 बार चीजें बताई गई, लेकिन मायके वाले भी जानते थे कि उनकी बेटी कोई नादान नहीं बल्कि एक शैतान है और उसे अपने घर में रखने से अच्छा किसी और के घर में सौंप दो, वो जाने वो समझे उनके साथ अच्छा हो बुरा हो, क्योंकि उनके घर से बला टली और किसी और की हो गई। और इसके बाद जब मायके वालों ने भी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो ससुराल वालों को लगा कि अब इसे अगर हम तलाक भी देंगे तो समाज में किरकिरी होगी। और हर कोई अपनी बहू से डर रहा था। लोगों का यह भी कहना था कि अगर बहू कोई ऊंच नीच कर देती, किसी तरीके का आरोप लगा देती, इससे भी वो देवकृष्ण बचना चाहता था और वो भी ज्यादा रोका टोकी करने से अब बच रहा था। लेकिन जो कमलेश था उसके मोहल्ले में अक्सर आया जाया करता, उसे घुमाने ले जाता। लेकिन पति जो अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ जा रही है, वो चू तक नहीं करता था। लेकिन बात जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो प्रियंका को लगता है कि मेरा पति तो मुझे रोक नहीं रहा, टोक नहीं रहा, क्यों ना इसको रास्ते से हटा देती हूं, कोई झंझट ही नहीं रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। इसे इतनी बार बोला तलाक देने को, अगर ये तलाक नहीं दे रहा तो उसे रास्ते से हटाकर गायब कर देते हैं। और कमलेश और प्रियंका अब जब वो एक हो जाएंगे तो उन्हें कोई अब रोक नहीं सकता है। और इसी सिलसिले में पूरी प्लानिंग और साजिश रची जाती है। 8 से 10 दिन पहले एक कुख्यात अपराधी को हायर किया जाता है 1 लाख रुपए में,
50,000 रुपए पहले ही दे दिया जाता है और 4 अप्रैल मतलब जिस रोज हत्या हुई है उससे 3 से 4 दिन पहले ये इस हत्याकांड को अंजाम देना था, लेकिन जो हत्यारा था वो विफल हो जाता है और इसके बाद वो कहते हैं कि देखो 50,000 रुपए जो हमने आपको दिए हैं वापस करो क्योंकि आप तो मार नहीं पा रहे हो। लेकिन हत्यारा कहते हैं कि मुझे 2 से 3 दिन और दो, मैं दूसरी बार चूकूंगा नहीं, जरूर मार डालूंगा। और 7 तारीख को ये जब हत्या कर देता है, भाग जाता है, तो जो प्रियंका अपने ही घर के गहने को चुराती है, 15 लाख के गहने को, 50,000 रुपए भी चुराती है कैश को और बता देती है पुलिस को कि चोरी हो गया है, लेकिन इसी 50,000 रुपए को जो बचे हुए 1 लाख की जो किस्त थे उसको चुकाना था और इसलिए इस पैसे को चुराया गया था। और इनको लग रहा था कि पति मर गया, पूरी प्रॉपर्टी पे किसका अधिकार होगा, खुद प्रियंका का होगा 27 साल की, और इस प्रॉपर्टी गहने का मालिक कौन बनेगा, कोई और नहीं बल्कि प्रियंका और उसके साथ होने वाला उसका नया पति कमलेश, जो कि 2 बच्चों का बाप है, उससे 8 साल बड़ा है। और इनको लगा कि इसकी भनक किसी को नहीं लगेगी, हर एक चीज परफेक्ट जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो चोर या कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसकी दाढ़ी पे तिनका जरूर होता है। और जो प्रियंका एक के बाद एक जो झूठ बोल रही थी, एक झूठ छुपाने के लिए उसे 100 झूठ बोलना पड़ रहा था, इसी वजह से वो फंसती हुई चली गई और इंदौर पुलिस ने इस केस को सुलझा कर रख दिया। एक बीवी जो ऑन कैमरा एक्टिंग कर रही थी उसकी पोल खुल गई, पूरी दुनिया को लगा कि बीवी तो मासूम है, लेकिन बीवी जाहिल निकलती है। और उसके बाद जिस तरीके से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई हैरान था कि ऐसी कैसी बीवी हो सकती है जिसे पूरे घर पर एक ही तो बेटा था, उसकी वो बहू थी, उसे घर को संभालना था, उसने पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया। तो हमें लगा इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए इस कहानी को आप तक पहुंचाना चाहिए। आपको भी पता हो कि अगर आप किसी की जिंदगी को आप समझेंगे कि खेल है, खिलौना है, तो ऐसा समझने की और ऐसा करने की बिल्कुल भी भूल मत कीजिएगा, क्योंकि कानून का जो शिकंजा होता है देरी सही लेकिन पकड़ता जरूर है, और जो पकड़ है उसकी वो इतनी कमजोर नहीं होती कि आप उससे बच पाए। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।